उनको विजिटिंग फैकल्टी या प्रोफेसर करके बुलाना, यह हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। हमें आदत पड़ी है कि हमें अलग अलग सेलिब्रिटी, हमारी श्रीमंती की व्याख्या भी बहुत अलग होती है। कोई BMW से उतरा है, कोई मर्सिडीज से उतरा है, सूट बूट में आया है, तो हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है ये आदमी की ऊंची कितनी आदमी, इसलिए एक्चुअली इनके ये उम्र में उनको यहाँ पर लाना रात को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि, और जैनिज्म, इकोलॉजी, इसका अपना जो रिलीजन है, अपना जो जैन विचार है, जैन विचारधारा है, उसका इकोलॉजी से रिलेशन क्या है, जैन विचार श्रेष्ठ क्यों है दुनिया में। हम जो धर्म करते हैं, धर्म भक्ति करते हैं, संगीत करते हैं, ये सब उपासना का विधि हो गया। लेकिन एज ए फिलोसॉफी दुनिया में चारवाक हो, बुद्ध हो और महावीर हो, वाई महावीर इज सो बिग। हम महावीर को छोटा नहीं बनाना क्यों चाहते कि महावीर ने जो विचारधारा दी है वो विचारधारा एक्चुअली क्या है। आपने ओशो की भी बुक पढ़ी होगी कि इनके ऊपर इतने बुक क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि चिरंतन विचारधारा जो आज भी और आगे के 1000 युग भी यही विचारधारा चलेगी, सत्य, अहिंसा, परिग्रह जो भी है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम शांति से प्रोफेसर साहब को सुने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लाइफ में कुछ समय में ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं। जैसे कि परसों हमने कर्नल राय साहब को लाया था, शायद आपने 15 अगस्त को उनका लेक्चर सुना, उसके बाद में आपको बहुत ऐसा लगा कि क्या कुछ ना कुछ थिंकिंग प्रोसेस चालू रही। ऐसे लोग अपने विद्यालय में आते हैं और ये तो हमारी अपनी अनामत है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, आप शायद बैठ के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। युवराज भाई, और क्या कहूँ, बेटे बेटियों और सब महानुभाव, अभी बहुत सारी बातें बताई गई और उसके पश्चात तो आप कहेंगे कि बस अब इतने ये सब आलेख हैं तो अब सुनने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, पढ़ लेंगे या कुछ और करेंगे। मैं शुरुआत इससे करूँगा कि मेरे जैसा एक 70 साल के आदमी को ईसा पूर्व 399 ईस्वी में 399 BC वो कुछ बात कर रहा था, उससे मुझे सबको सुनाई पड़ता है। ऑन है ना, है ना, ऑन है ना, हाँ। तो उसे वो जहाँ भी जाता था कुछ बात करता था, लोगों से संवाद करता था, तो उसे ले गए और उसने कहा कि तुम पर इल्ज़ाम है। क्या इल्ज़ाम है? तो ये बताया कि आप नौजवानों को भड़काते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, यू प्रोवोक द यंगस्टर्स। हालांकि यंगस्टर्स को तो प्रोवोक करना यही तो काम, क्योंकि यंग है, नौजवान है, इसका अर्थ उनमें ऊर्जा है। क्या व्याख्या है मेरे में, और अभी मेरा पोता होगा, पोती होगी, या आपके जैसे सब अब उस अवस्था से मैं गुजर रहा हूँ, उनकी ऊर्जा ज़्यादा है, शायद जीवन का अनुभव कम हो। तो इस आदमी को कहा कि तुम ये काम कर रहे हैं और ये कोई समाज के लिए ठीक है कि नहीं लगता हमें। और दूसरा ये करते हैं तुम कि जो ग्राम में जो चला है, गांव है, उसमें आप बहुत लोगों की नुक्ताचीनी, टीका, उनके दोष दिखाते हो। हाँ, तो बोला इसमें अगर दोष है तो दिखाना चाहिए, और ये काम भी मैं करता हूँ। तो फिर उस आदमी को कहा कि ये अगर इल्ज़ाम आपने ही कबूल कर लिया तो आपको एक शिक्षा है। हेमलॉक पॉइजन, ये बहुत जहरीला विष समझा जाता है, वो उनको दिया गया। और कौन था ये आदमी, कुछ सोच सकते हैं? कौन था ये आदमी? दुनिया के इतिहास में बड़ी नामी हस्ती है,
हाँ, किसी ने कहा, बराबर कहा। कौन था ये आदमी? हाँ, जरा ऊंची आवाज में कहिए, क्योंकि आप नौजवान हैं। कहिए, कौन था ये आदमी? हाँ, नहीं, मैं आपका अंत नहीं लेना चाहे, शायद याद आएगी आपको। जिन जिन लोगों ने इस विचार की दुनिया से दुनिया को बदला है, उसमें से वो एक बड़ी हस्ती है। बुद्ध और महावीर को तो आप जानते हैं, और कुछ लोगों को, दुनिया के जो मनीषी है, दुनिया के जो ऋषि मुनि है, दुनिया के जो विचारक है, तत्वज्ञ हैं, उन किसी नाम को याद कीजिए। खैर, अब आपका बहुत अंत न लेते हुए मैं ये कहता हूँ, उस आदमी का नाम था सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात की कहानी, सोक्रेटिस की कहानी जब तक हम नहीं समझेंगे और उसकी जीवनी नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि जो सतह पे नजर आता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अपीयरेंसेस आर नॉट रियलिटीज, अगर जो सामने नजर आता है वही सत्य होता तो सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए साधना करने की, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को भी तो पृथ्वी ये जो है, जो गैलीलियो ने बताई वैसी है। किसी को नजर को, आँख को तो किसी को भी पृथ्वी ये गोल नहीं नजर आती, वो तो सतह है, सपाट है, फ्लैट है, ऐसे ही लगता है। लेकिन गैलीलियो ने ये शोध लगाया, कोपरनिकस की सारी सिस्टम ये बताई हमें कि ये जो मंडल है, ये प्लानिटरी सिस्टम है, उसमें सूर्य नहीं पृथ्वी चलती है, अर्थ रोटेट्स। और ये सिद्ध करना पड़ा। और सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य बड़ा अप्रिय होता है। अगर कोई आदमी, अगर आज की जो भाई ये जो सब लनफंद आप कर रहे हैं, जो मोटर गाड़ी यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो घड़ी यूज कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं उसकी आवश्यकता है। आपके सामने एक आदमी खड़ा है, न मैंने घड़ी पहनी है, न मोबाइल यूज करता हूँ, न ऑटोमोबाइल, और लोगों के करने पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन सारी दुनिया में घूम कर आया। मेरा पासपोर्ट वो कहते हैं कि हमारे रखने के लिए हमारे पास रख दीजिए। इतने देशों में मैं गया, अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, क्यूबा, ये सारा जाने का मौका मिला। मैं अपना प्रवास नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो बात है कि पृथ्वी गोल है, तो बोले ऐसे कैसे होगा? अगर पृथ्वी अगर गोल है और वो ऐसी घूमती रही तो हमारे माता पिता और हम लोग उस पर स्थिर कैसे रहते? नहीं रहते। लेकिन गैलीलियो ने ये बताया, और उसकी गैलीलियो ने की आंखें चर्च ने निकाली। क्या कह के कि नहीं तुम पाखंडी हो? चर्च की किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी ये सपाट है और सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं। लेकिन उसने विज्ञान से उसको सिद्ध किया, और विज्ञान ये सृष्टि की दिशा और दृष्टि क्या है वो बताता है। हमारे जैन शास्त्र में दो मुख्य तत्व हैं। मैं आपकी उम्र में रोज कई गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब थे, उनकी मेरी माँ की पर उनका बड़ा प्रभाव था। और युवराज भाई से हमारा संवाद होता है, तुम कहते हैं की माझे आई वडील वारकरी होते, और आनंद ऋषि जी महाराज साहब को भी सुनने का मुझे मौका मिला। वो जो वैश्विक दृष्टि है तुकाराम की, ज्ञानेश्वर की, कबीर की और शेक्सपियर की, वो हमें समझनी होगी। और मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये लोग विश्वविद्यालयों में नहीं गए, बहुत अच्छी बात हुई, नहीं तो वो हमारे जैसे हो जाते। हर बात कहते और करते कुछ नहीं है, करनी कथनी में फर्क रह जाता। तो ये जो बात है कि हमें समझना किस लिए है? समझना तो बदलने के लिए है, नहीं तो फिर हमारा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर मैं प्रवचन देने लगूं और आपकी आधी रात ढल जाए, मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूं
और आपके सोने के तो आप कहेंगे ये बखान घनो हो गया। अबे नहीं, बोलो नहीं, व्याख्यान बहुत हो गया। बखान का हम क्या बोलते हैं, मतलब जो बात जीवन से संबंधित नहीं है, जो व्यवहार नहीं है, वो बखान है। बखान का माने ये नहीं है कि जो जीवन के बदलाव के लिए है। और मैं जैन शास्त्र का कह रहा था कि हमारे जो दो मुख्य तत्व है जिससे ये पृथ्वी और ये वसुंधरा चलती है, एक हम कहते हैं जीव और दूसरा है पुद्गल, लाइफ एंड मैटर, ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स। हमारी और कितनी ये जो हम बोलते हैं ना, हमेशा कई बार हम बात बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते कि मनुष्य जीवन जो मिला है कई योनियों से जाने के बाद हमें मिला है। 84 लाख योनि की ये गाथा होती है। और सही बात है, मैं अभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा है, वो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज दुनिया के 200 देशों दुनिया की जो बड़ी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज है उसमें हिंदुस्तान की कितनी है पता है आपको? एक भी नहीं। ये देखिए, दुनिया की 16% आबादी भारत में है और 16% आबादी में एक भी विश्वविद्यालय नहीं। फिर हम जो सारी, मैं तो गोखले इंस्टीट्यूट संशोधन की संस्था है, इन्होंने बताया कि बहुत अर्थशास्त्र के कई काम होते हैं यहाँ पर। और मुझे तो आज लग रहा है कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो तो अनर्थ का शास्त्र है, स्वार्थ का शास्त्र है, ये निकम्मा है। इस अर्थशास्त्र ने समाज को खत्म कर दिया है। इकोनॉमिक्स हैज डिस्ट्रॉयड द कम्युनिटी। और हमें इसीलिए इस पृथ्वी को फिर से समझना होगा, मैं कौन हूं, किस लिए यहां आया हूं, मेरे जीवन का क्या मकसद है, क्या मेरी विद्या मुझे एक जीने का ऐसा दृष्टि दे रही है। मैं मेरे बिना नंबर के मैं चश्मा उतार दूं तो मुझे वो वहां पर क्या घड़ा है या और कुछ है समझ में नहीं आता। मैंने लगा दिया और अब मुझे नजर आ रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है। ये जीने की दृष्टि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो पहले तो समझना होगा कि ये पृथ्वी की आयु कितनी है, तब हम आएंगे कि क्या हिसाब है हमारे जीवन का, कितनी आयु है इस पृथ्वी की, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द अर्थ, एंड देन विल कम टू लाइफ ऑन अर्थ। थोड़ा ये शेयर ले लो, मैं यहाँ मुझे लगता है कि अब सब लोगों ने मेरी शक्ल देख ली, अब देखने की आवश्यकता नहीं। कहिए कितने साल की है हमारी ये माँ वसुंधरा पृथ्वी, क्या आयु है इसकी। और आजकल तो आपका ज़माना ऐसा है, मैं कंप्यूटर इलिटरेट हूँ, मेरी पोती पोता वो सब मेरी मदद करते हैं। वो कहते हैं इसको हाथ मत लगाइए, मैंने कहा नहीं लगाऊं, लेकिन गूगल बाबा तो सब चीज़ आप दे दी। मेरा पोता था, उसको परसों बताया तो फिर उसने झट से कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, लेकर आया गूगल का बटन खोला, वो जो भी होता है विकिपीडिया गूगल ये सब, और कहा कि अर्थ, प्लैनेट अर्थ, लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट अर्थ। क्या आया होगा जानकारी उसमें, क्या लगता है आपको? आप खड़े क्यों होते, बैठ जाइए आराम से, बिना क्यों कष्ट देते हैं पैर। कि किती है या पृथ्वीचं आयुष्य किती है? वेरी करेक्ट, 4.5 मिलियन के बिलियन। इस पृथ्वी की आयु 450 करोड़ वर्ष की है। और क्या कहा जी? हाँ वो ठीक है। नाप तोल की बात हम आगे करेंगे। मुद्दा मेरा यह है कि 450 करोड़ वर्ष की इस पृथ्वी पर 10 लाख साल पहले जीव आया और एक 10,000 साल से आदमी खेती कर रहा है, शहर बना रहा है। और जो संस्कृत जयंत नारळीकर जी जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हमें 800 पीढ़ियों का इतिहास पता है। We know the history of the at least 800 generations। और उसमें क्या है
कि जिसको हम ये समझते हैं कि जिसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, ये बिजली है, ये मोटर है, ये हवाई जहाज है, ये दुनिया भर के साधन जो हमारे घर में आ गए हैं, घर ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, दिमाग का क्या होगा ये नहीं सोचेंगे। तो ये सारे 10 पीढ़ी के पहले नहीं थे। तो 10 पीढ़ी के पहले लोग बेकार से जिए, ऐसा आपको कहना है क्या? सुविधा तो होती है। आज हमारे देश में मोबाइल ज़्यादा और टॉयलेट्स कम है, और मोबाइल रेडिएशन करता है, सब जानते हैं हम लोग। और जिस दिन ये हो जाएगा कि कई लोगों को तो एक नहीं, दो नहीं, मेरा भाई एक प्रिंसिपल है, मेरे ख्याल से उनके घर में 20 मोबाइल है, अपने नौकर के पास, ड्राइवर के पास या और किसी के पास। हो सकता है यातायात का या कम्युनिकेशन का साधन है, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की जो आई है, कई चीज़ों की एंट्रोपी बचा सकती है। लेकिन जो संस्कृति 300 साल पहले आई, जो युग आए, पाषाण युग आया, हिम युग आया, मैं अपने आप को कब समझूंगा? जब मैं इस माँ वसुंधरा को समझूंगा। मैं और 3 बातें हमारी शिक्षा में है ही नहीं। एक ये प्रकृति, नेचर, निसर्ग, दूसरा है समाज, और तीसरा है मानव। पृथ्वी, मानव और समाज का जो रिश्ता है, इसको बहुत ऋषि मुनियों ने, और जैन शास्त्र में भी इसीलिए मैं जैनिज्म जो है, जैन शास्त्र जो है, जैन ज्ञान की जो परंपरा है, उसको डीप इकोलॉजी मानता हूँ मैं। और इकोलॉजी की बड़ी सरल व्याख्या क्या है? इकोलॉजी की सरल व्याख्या है, हर चीज हर दूसरी चीज से संबंधित है। इसीलिए क्यों मुफ्ती लगाते हैं महाराज साहब, कि कहीं जीव का ये लोप न हो जाए। और मैं हार्वर्ड की बात कर रहा था, वहां ऐसे ऐसे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, उसमें से वो विल्सन एक बड़ा नामी नाम है, 95 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने सारी जिंदगी चींटियों पर काम किया है, एंड्स, और उनका कहना है कि 30,000 से ज्यादा मुंग्यांचा प्रजाति 30,000 अपेक्षा ज्यादा है। चींटियों की प्रजातियां 30,000 से ज्यादा है। और इसको हम विज्ञान की भाषा में, इकोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं कि ये विविधता है, ये डाइवर्सिटी है। और मनुष्य समाज का मर्म अगर कुछ होगा तो वो 2 है, कल्चरल प्लूरलिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारी संस्कृति की बहुलता, विभिन्नता, इसीलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो परिकल्पना हम लोगों को समझते हैं, समाज को बताते हैं। तो लेकिन ये ऐसी एक पद्धति आई 300 साल के पहले, जिसका नाम है औद्योगिक संस्कृति या औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सब इकोनॉमिक्स की किताबों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर कोई, जिसको हम कहते कि व्यवच्छेदक लक्षण उसका मराठी में जिसको कहते क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इट इज, क्या है वो, कि बाप की शक्ति, स्टीम पावर। और आज हम कई तरह के पावर्स यूज कर रहे हैं, और ये हाइड्रोकार्बन्स जो है, फॉसिल फ्यूल जो है, खनिज ईंधन जिसको हम बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम इस पृथ्वी पर हो रहा है। और आज के युग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बताइए? और उस समस्या का उत्तर किन के पास है? जैनिज्म के पास उसका बहुत बड़ा उत्तर है। लेकिन पहले समस्या समझनी होगी। डॉक्टर के पास जाने के पहले डॉक्टर वो आपकी डायग्नोसिस करेगा, लेकिन आजकल के डॉक्टर वो पल्स नहीं देखते, वो पर्स देखते हैं। और हम सारा जीवन ही पर्स बनाते हैं, पर्स, क्योंकि नाड़ी से कुछ नहीं होना है। क्योंकि उसको दवाखाना लगाने के लिए 1 करोड़ लगेगा, तो पेशेंट से क्या वो मुफ्त सेवा करेगा? सेवा का भाव होगा? नहीं होगा।
और वैद्यक और शिक्षा सेवा ही हो सकती है, लेकिन वो धंधा हो गया। और हमारा आदमी जयनिधि डॉक्टर बनेगा तो दुनिया भर की वो ऐसी दवाइयाँ देगा कि जो आवश्यक नहीं है शरीर के लिए, बल्कि नुकसान करती है। वो खैर दूसरा मुद्दा। मुख्य मुद्दा कहने का ये है कि हम इस पृथ्वी को कैसे समझते हैं। तो मुझे बताइए कि आज के तारीख में 2014 में दुनिया के सामने, मानव जाति के सामने सबसे मुख्य समस्या क्या है? What is the major challenge that humanity is facing today? बहुत कुछ ठीक कह रहे हैं। रुकिए, आप बोलिए इधर से। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक कह रहे हैं आप, क्यों संदेह है आपको? यस, इसके लिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, हरित ग्रह वायु, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये सब जितना पृथ्वी में कार्बन बाहर आ रहा है, उस कार्बन की मात्रा इस पृथ्वी पर जो रही है उसको ग्रीन हाउस गैस होते हैं। और इसीलिए अब कहते हैं कि मनुष्य समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज, ऋतु चक्र का बदलाव। और ऋतु चक्र के बदलाव का कुप्रभाव क्या पड़ रहा है? बीमारियां बढ़ रही है, आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। चक्रवात है, साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, कैटरीना है, हेल स्टॉर्म है। आपको पता है, मतलब गारांचा पाउस, आपको पता है क्या कि इस बार का जून का महीना इतिहास में सबसे शुष्क, इट वॉज द ड्राइएस्ट मंथ ऑफ जून इन द हिस्ट्री। और पिछले 20 साल में जो वर्ष आए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो ये 450 करोड़ वर्ष की पृथ्वी में बहुत मामूली बदलाव उसमें हुआ। लेकिन अभी जो बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का होने जा रहा है, वो सबसे बड़ी आपत्ति है मनुष्य समाज के सामने। और हमें इसके लिए क्या बताया गया? जीवन की, अब आना चाहिए मुख्य विषय के लिए कि मेरी पढ़ाई का मकसद क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है। हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, यह आज मुख्य सवाल है। और हमारी सोच समझ क्या है? और सारी सदियों में यही बात कही गई है। और जैनिज्म में जो मुख्य 3 बातें हैं, वो इसका विकल्प है, इसका उत्तर है, इसकी दिशा है, इसकी दृष्टि है। क्या है वो? अहिंसा। आगे का बोलिए। अपरिग्रह। और तीसरा है अनेकांत। जो 2 बात मैं पहले कह रहा था कि सांस्कृतिक बहुलता और जैविक विविधता, कल्चरल प्लूरलिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 इसमें मिले हुए हैं। और अब एक बात को समझना होगा, सबसे बड़ी चुनौती आज के तारीख में दुनिया के सामने, अरे भाई साहब थोड़ा आपस में हमें भी कुछ समझने दीजिए। अगर मैं जो कह रहा हूं अगर आपके परे हैं या मेरे परे हैं तो बताइए कि ये जो हिंसा है, वायलेंस है, हम आहार के हद तक तो हम जानते हैं कि मांसाहार हिंसा है, लेकिन हमारे जीवन में कितनी हिंसा है आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारी बहनें, माताएं, बहनें, वो मेरी माँ ने छोड़ दिया तब मुझे या उसका मकसद समझ में आया कि एक सिल्क की साड़ी हो तो उसमें कितने कीड़ों की हिंसा होती है। एक हमारी जो मोटर गाड़ी है वो कितनी हिंसा कर रही है, एक हमारा जो फ्रीज है वो कितनी हिंसा कर रहा है। ये क्लाइमेट चेंज की 5 प्रतीक है। क्या प्रतीक है 5? एक, मनुष्य अकेला सब पृथ्वी के सारे संसाधन हथिया रहा है, ही इज ग्रैबिंग द रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ये पृथ्वी भल्या मानसा
ही पृथ्वी तुझी एकट्याची नाही, ही सगळ्यांची आहे. जीव जंतू पशु पक्षी प्राणी वनस्पती सर्व जगत जे आहे त्यांची आहे. पण आज काय होत आहे की आपण आज मनुष्य समाजाची लोकसंख्या 700 कोटी झाली आहे, 7 बिलियन, आणि गेल्या 50 वर्षात आपला जो उपभोग वाढलाय त्याच्यामुळे आपण पृथ्वीची 60-70% फोटोसिंथेसिसची जी क्षमता आहे ती आपण खाऊन टाकतो आहे. वी आर नॉट द ओनली पीपल. आणि याला इंग्रजीचा एक शब्द वापरतात, मनुष्य केंद्री जीवनाची कल्पना ही कुठल्याही धर्माला मान्य नाही, जैन धर्माला तर मान्यच नाही. अँथ्रोपोसेंट्रिक व्ह्यू ऑफ द वर्ल्ड. आणि असं काही म्हणायला लागला तुम्ही तर लोक म्हणतात तुम्ही फिलॉसॉफर आहे, तुम्ही सांगत चला आमचं जीवन याने नाही चालणार. आणि फिलॉसॉफीचा अर्थ काय? माझा नातू 8वी मध्ये शिकतो औरंगाबादला, तर मराठी समजतं ना सगळ्यांना? मराठी हिंदी दोन्ही चालेल. हिंदी चलो. तो वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसे मैंने कहा कि आपको, बोले दादा आपको लोग फिलॉसफर क्यों बोलते हैं? आप अमर्त्य सेन को भी फिलॉसफर की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको इकोलॉजी का अमल करने के लिए आप, और मेरे अमेरिकन मित्र हैं मार्क लिंडले, वो आते हैं, अगले बार आएंगे तो आपके यहाँ ले आऊँगा. तो उसे कहा मैंने क्या माने हैं फिलॉसफी का, तो उसने जाके फिर वो गूगल का बटन दबाया, फिलॉसफी की डेफिनेशन देखी. फिलॉसफी की डेफिनेशन है फिलो मीन्स लव, सॉफी मीन्स विजडम, फिलॉसफी मीन्स ए लव ऑफ विजडम. और ये ज्ञान का जो शास्त्र है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. और फिलॉसफी से हम दुनिया को समझना होगा. फिलॉसफी जीवन के जो सामान्य नियम हैं उसके परे जाकर विचार करती है. लेकिन हम तो सब बनिए के घर में पैदा हुए, मारवाड़ी गुजराती बनिए. हमारा एक ही होता है कि मैं अपने सब परिवार के लोगों को बोलता हूँ, अब इन्होंने कि मैं स्टेट बैंक में ऑफिसर हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 1967 में, और मैं ऐसे ही जाता था तो बोले ऑफिसर को तो टाई पहननी चाहिए. मैं बोला उससे तो अकल नहीं आती है तो नहीं पहनूंगा. तो बोले हमारे काम के नहीं, आप घर जाओ. तो हमने कहा जाएंगे. मैं कॉलेज में जाके अध्यापक हो गया और मुझे कोई रंज नहीं है कि बनिए के घर में पैदा हुआ और बैंक में मुनीम जी बनता. अध्यापक बनने से कोई मैं पढ़ना शुरू किया. तो अब ये जो बात है, हम द्रव्य की, मैं अपने सब लोगों को बोलता हूं की पैसा सोडून एक 24 तास तुम्ही काही बोलू नका की ज्याच्यामध्ये या 24 तासात मी द्रव्य पैसा याच्याविषयी काही बोलणार नाही. बघा आपलं जीवन कसं होतं. ये लिया वो बेचा, मॉल्स अँड मल्टिप्लेक्सेस, सेल लावला तर आपल्या किती भगिनी नाही, आपणही सगळे किती जातो, कारण आपण सगळे सेलवर आहोत. वी आर पीपल ऑन सेल, पीपल ऑन परचेस. आणि याला आपण, आणि म्हणून मला असं वाटतं की मैं जो बात कह रहा हूं एक नए अर्थशास्त्र का विचार है, एक नए पर्यावरण शास्त्र का विचार है, एक नए नीति शास्त्र का विचार है जो हमारे मूल परंपरा में है. और वो विचार क्यों है? आप बोले कैसे नहीं, हम बाजार में जाएंगे तो खरीदेंगे. यस, एक्सचेंज तो है. ये शर्ट है मेरा और मेरे हर चीज़ की कीमत 100-200 से ज़्यादा नहीं है. पैजामा शर्ट कुर्ता जो भी होगा, एक साल में मैंने 2000 से ज़्यादा के कपड़े नहीं लेने, 3000 से वो तय कर रखा है. अपरिग्रह की बात करते हैं ना, तो ये प्राइस है. लेकिन वो कहते हैं वो तो नहीं, ये जो सोना है, हीरा है और कोई चीज़ है, जमीन है जिसमें हमारे सारे लोग लगे हुए हैं. जमीन तो खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं होती है, वो तो जीने के लिए है, ये खेती के लिए होगी, मकान बनाने के लिए होगी. लेकिन तो आज तो उसका सारा सट्टा हो रहा है. उस हर और जितने हमारे लोग हैं वो भूमाफिया है अधिकतर, 90%. अगर मैं ये कहूँ तो बोलेंगे ये तो जैनियों का विरोधी है इसलिए बात कह रहा. हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी मार्क्स को पढ़ा था
लेकिन ये बात तो मार्क्स की नहीं, विनोबा जी ने भी कहा कि धन जो है वो चोरी है, प्रॉपर्टी इज ए थेफ्ट, मिल्स भी कहता है। लेकिन क्या फिर हम नहीं रखेंगे? मेरे पास भी किताब है, मकान है, ये हाँ, वो जो जीवन के उपयोगी है उसमें कोई बात नहीं है, वो अपरिग्रह से परे है, मतलब वो उस व्याख्या में बैठता है। लेकिन हम